देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। दोस्तों, इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है समर जी ने, जो कि देहरादून के रहने वाले हैं। समर जी पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं, जो आज भी एक ट्रक ड्राइविंग का काम करते हैं। और ट्रक ड्राइविंग के साथ उनके साथ ऐसी बहुत सी वारदातें हुई जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। तो आखिर क्या हुआ था उनके साथ, चलिए जानते इस कहानी को और भी करीब से। दोस्तों, मेरा नाम समर है और उन दोनों ड्राइविंग का काम करते करते हुए मुझे एक दशक बीत गया था। और इस बीते दशक में मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को करीब से देखा था और काफ़ी एक्सपीरियंस जुटा लिया था। लेकिन एक दिन मुझे अपने हेल्पर के साथ देहरादून के लिए निकलना था। वैसे तो देहरादून की दूरी यहाँ से 5 घंटे की थी, लेकिन सुबह या फिर दोपहर के वक्त ट्रक को हाईवे पर चलाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और उसी ट्रैफिक के चलते हम गाड़ी को सड़क पर बहुत ही धीमी गति से चला पाते हैं, जिस वजह से रात में डिलीवरी करना बेहतरीन होता है। फिर शाम हुई और वैसे ही मैं अपने एक नए हेल्पर राम के साथ डिलीवरी करने के लिए निकल रहा था। मुझे पता चला कि मुझे देहरादून की डिलीवरी करने हैं, इसलिए मैं रात के करीब 9 बजे के आसपास ही अपने ट्रक में ईंट लोड करके निकल चुका था। दरअसल हम एक कजावे के अंदर से ईंटों को लोड करते थे और वहां से उन्हें अलग अलग जगहों पर पहुंचाया करते थे। हमारी खुद की ट्रक थी और डिलीवरी का एड्रेस हमें जो बताया जाता था, हमें बिल्कुल उसी स्थान पर एकदम सही वक्त पर डिलीवरी को पूरा करना होता था। और अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचते तो फिर हमें काफ़ी सुनने को मिल सकती थी। और इस वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मुझे किसी की डांट सुनने को मिले। मुझे जिस जगह का एड्रेस दिया गया था, मैं वहां से अब अपनी ट्रक को लेकर निकल चुका था और अब हम करीब 2 घंटे का सफ़र भी तय कर चुके थे। सब कुछ एकदम ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन तभी हमारे पेट में अचानक ही चूहों ने आतंक मचा दिया। यानी कि हमें काफ़ी ज़ोर की भूख लगने लगी। लिहाजा मैं अपने हेल्पर राम के साथ तुरंत ही ट्रक को एक ढाबे के पास ले गया। तो मैंने देखा कि वहाँ पर खाना खाने का उचित और बढ़िया सामान मिलता था, इसलिए मैं तुरंत ही ट्रक से नीचे उतरा और अपने हेल्पर के साथ अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद वहाँ पर बातचीत होने लगी। वो क्या था कि मैं हर किसी से बात करने लगता था और यही चीज़ मुझे बार बार नई जानकारी दिला देती थी। मैं कुछ ढाबे वाले से काफ़ी देर तक बात करता रहा और इस वजह से मुझे पता नहीं चला कि आखिर कब वक्त बीत गया और रात के 11:30 बज गए। अब जो देहरादून पहुंचने का टाइम था वो रात के 3 बजे का हो गया था। यानी कि अब रात के 3 बजे हम फ्री होने वाले थे और उसके बाद 10 बजे के आसपास हम वापस से सुबह घर लौटने वाले थे। लेकिन अब इतनी रात हो गई थी तो मैंने सोचा कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, इसलिए मैं खाना वाना खाने के बाद वहाँ से निकलने लगा। तभी उस ढाबे में बैठे दुकानदार ने कहा, वैसे भाई साहब, आपने बताया नहीं कि आप डिलीवरी कहाँ पर करने वाले हैं। तो मैंने उनसे कहा, वो हम देहरादून के लिए निकल रहे हैं। मैंने सुना है देहरादून की तरफ निकलने वाला ये रास्ता काफ़ी छोटा है और हम इस रास्ते से जल्दी भी पहुंच जाएंगे। दोस्तों, मेरी बात सुनकर ढाबे पर बैठे उस आदमी का चेहरा एकदम से ही बदल गया और अब वो काफ़ी चिंतित दिख रहा था। उस आदमी के इस रिएक्शन को देखकर मैं भी थोड़ा हैरान था। उसके बाद उस आदमी ने हल्की सी आवाज़ में कहा, मुझे लगता है कि आपको 2 बजे तक का इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद आप निकल जाना, क्योंकि 2 बजे के बाद आप उस रास्ते को नॉर्मल मान सकते हैं। तब तक अगर आप कहीं पर रुक जाएंगे तो फिर आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। मैं उस आदमी की बातों को सुनकर अचंभित हो गया था और फिर उसकी ये बात सुनकर मेरे दिमाग में अचानक ही 100 सवाल उठने लगे थे। तो मैंने उस आदमी से कहा, नहीं देखिए भाई साहब, मुझे डिलीवरी आज के आज ही करनी है और मैं नहीं चाहता कि अब ज़्यादा लेट हो जाए। और वैसे भी मैं आज तक अपनी ज़ुबान से हटा नहीं हूँ और मुझे किसी भी हालत में आज ही डिलीवरी करनी है। पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम रात के 2 बजे ही यहाँ से निकल जाएं? तो उस आदमी ने कहा, मैं मानता हूँ कि आपकी मजबूरी है, मगर रात में देहरादून की तरफ निकलने वाले उस रास्ते में कुछ ऊपरी ताकत घूमती हैं, जिन्हें वहाँ पर जाने वाला हर इंसान देख सकता है कि वाकई में यहाँ पर ऐसा क्या है। और हाँ, आज तक वहाँ से कोई वापस नहीं लौटा, जिस वजह से ये रात सिर्फ राज ही रह गया है। सचमुच उस आदमी की बात सुनकर एक बार के लिए मैं तो डर ही गया था, लेकिन उसके बाद मैंने अब ट्रक को आगे चलाना ही ठीक समझा और उसके बाद मैं अपने हेल्पर को लेकर वहाँ से तुरंत ही निकल गया। धीरे धीरे अब रात और भी ज़्यादा गहरी हो रही थी। उसके साथ साथ मेरे अंदर हल्का फुल्का डर भी बैठने लगा था और सड़क के ऊपर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर इसी बीच हमारी नज़र सामने की तरफ लगे हुए एक बोर्ड पर पड़ी।
तो मैंने देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ था पुलिस चेक पोस्ट ठहरिए। और इसको देखकर मुझे ट्रक का ब्रेक लगाना पड़ा, क्योंकि मैं जानता था अगर मैंने ब्रेक नहीं लगाया तो फिर मेरे ऊपर बड़ा जुर्माना लग सकता है। जैसे मैंने ट्रक का ब्रेक लगाया तो मैंने देखा कि सामने की तरफ मुझे एक पुलिस वाला बैठा हुआ नजर आ रहा था। और उस पुलिस वाले को देखते ही मैं उसे आवाज़ देते हुए बोला, सर जी रास्ता क्यों बंद कर रखा है? मेरी बात को सुनकर उस पुलिस वाले ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, इस रास्ते पर नए हो क्या? तो मैंने अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया और जैसे मैंने उसकी तरफ अपनी गर्दन से इशारा किया तो उसने भी ट्रक को आगे ले जाने के लिए मना कर दिया। और उसके बाद मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला, देखो भाई साहब, रात के 2 बजे से पहले यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। मैं पहली बार एक ऐसा रास्ता देख रहा था जिसके ऊपर टाइम के मुताबिक ब्रेक लगाया गया हो। सच में उस वक्त मैं काफ़ी हैरान था, लेकिन उसके बाद मैंने उस पुलिस वाले से जुबान लड़ाते हुए कहा, मगर मुझे अभी जाना है और डिलीवरी करनी बहुत ज़रूरी है। मेरी बातों को सुनकर उस पुलिस वाले ने कहा, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो रात के 2 बजे के बाद यहाँ से निकल जाना, क्योंकि आगे के रास्ते में सिर्फ और सिर्फ बरगद के पेड़ हैं। इतना तो मैं जानता था कि ये पुलिस वाला मुझे किसी भी हालत में यहाँ से आगे नहीं जाने देगा, इसलिए मुझे कोई बहाना बनाकर ही जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद उस पुलिस वाले से कहा, ठीक है सर, आप कहते हैं तो मैं इधर ही रुक जाता हूँ। फिर मैंने ट्रक को पीछे ले लिया। 20 साल से लगातार मैं ड्राइविंग का काम करता था, इसलिए मैं अच्छे से जानता था कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाएगा। हालांकि आज से पहले मैं कभी भी इस रास्ते पर नहीं आया था, लेकिन मैंने सुना था कि इस रास्ते को 2 भागों में बांटा गया है। फिर उसके बाद मैंने ट्रक को पीछे ले लिया और काफ़ी देर तक ट्रक को पीछे लेने के बाद मुझे एक बहुत ही कच्चा रास्ता नज़र आया। दरअसल वो रास्ता वापस से इसी सड़क पर चढ़ता था। अब मुझे एहसास हो गया था कि वो सड़क भी कट जाएगी और रास्ता भी वापस पकड़ लूँगा जहाँ से उस पुलिस वाले ने रास्ते को बंद कर रखा था। उसके बाद मैंने ट्रक को उसी कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया, लेकिन वो पुलिस वाला समझ गया था कि मैं रुकने वाला नहीं था। ऐसी हालत में पुलिस हमारा पीछा करने लगती है, लेकिन मैं जानता था कि वहाँ पर जो पुलिस वाले बैठे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरपोक हैं और कभी भी इस तरह की गलती करने की वो कोशिश नहीं करेंगे। फिर उस रास्ते को पार करके मैंने तुरंत ही अपने ट्रक को सड़क पर चढ़ा दिया और उसके बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। उस अंधेरी रात में चारों तरफ हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी मेरे बगल में बैठे हुए मेरे हेल्पर ने कहा, उस्ताद जी देखिए ना, सड़क कितनी खाली हो गई है। इससे अच्छा होता कि हम वहीं पर रुक जाते, अभी भी हमारे पास मौका है। सड़क को इस तरह वीरान देखकर अब मेरे मन में भी हल्का फुल्का डर बैठ गया था और मैं भी चाहता था कि मैं यहीं पर रुक जाऊं। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर मेरे हेल्पर के मन में मेरे प्रति क्या विचार आएंगे, इसलिए मैं निडर होकर अपने ट्रक को चलाने लगा। मैंने हेल्पर को बस इतना बोल दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होता और फिर ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। अब मैं ट्रक को आगे बढ़ा चुका था और बहुत सारे बरगद के पेड़ों के बीच में पहुंच चुका था। एक बार के लिए जब मैंने ट्रक के बाहर की तरफ देखा तो एक अजीब सा सन्नाटा वहां पर मेरा इंतजार कर रहा था। अब सब कुछ एकदम खामोश था और इसी बीच सब कुछ एकदम से उल्टा हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि इस बार ऐसा क्या हुआ कि ट्रक एकदम से पलटी खा गई। बाकी चीज़ें मुझे उल्टी नज़र आ रही थी। मेरे सामने वाले शीशे में 3-4 दरार आ चुकी थी, लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि मुझे अभी तक चोट नहीं आई थी और मैं स्टीयरिंग को एकदम टाइट होकर पकड़ कर बैठा हुआ था और दूसरी तरफ मेरे हेल्पर को भी कोई खरोंच तक नहीं आई थी। उसके बाद मैंने सामने वाले कांच को लात मारी और उसे एकदम से तोड़ दिया। फिर उसके बाद जैसे ही सामने कांच एकदम से बिखर गया तो उसके साथ ही मैं और मेरा हेल्पर तुरंत ही अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर निकले। और वहाँ से बाहर निकलते ही हमने देखा कि चारों तरफ तो अभी भी गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और हमें वहाँ पर कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा था। ईंटों से भरी हुई ट्रक अब एकदम पलटी हुई थी। ट्रक को इस हालत में देखकर मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा था कि मैं आज टाइम पर डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कम से कम हमारी जान तो बच चुकी थी। तभी मैंने देखा कि ट्रक बिल्कुल कुछ इस तरह से पलटी हुई थी जैसे किसी ने ट्रक को उठाकर नीचे रख दिया हो और उस हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई हो। सच में ये नज़ारा बड़ा अजीब था और तभी हमें हवा के ठंडे ठंडे झोंके महसूस होने लगे। हम जान गए थे कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है, इसलिए अब हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए था। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त हेल्पर हम दोनों वहाँ से निकलने लगे, लेकिन जैसे हम ट्रक से थोड़ी दूर आगे आए कि तभी मेरे हेल्पर ने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए उस्ताद जी, हमें सभी लोग सही कह रहे थे,
यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पुराने और अजीब से देखने वाले बरगद के पेड़ ही नजर आ रहे हैं, और वो भी ऐसे वैसे बरगद के पेड़ नहीं है। सभी के सभी एकदम टूटे फूटे और पूरी तरह से सूखे पड़े हैं। उसके बाद मैं अपने हेल्पर के साथ तुरंत ही वहां से निकलने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि हमारे ऊपर कभी भी कोई खतरा मंडरा सकता है। इससे पहले कि हम वहां से आगे जा पाते कि हमने देखा कि वहां के सबसे लंबे और घने बरगद के पेड़ के नीचे हमें एक आदमी लटकता हुआ नजर आ रहा था, और उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे की छांव में सफेद रंग की पैंट पहने हुए कोई उस पेड़ से लटक रहा है। हमें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहाँ पर सुसाइड किया हो। उसके बाद हमारी हिम्मत तो नहीं हुई कि हम उसके और भी करीब जाकर देख सकें, लेकिन हम इतना तो समझ गए थे कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक काली माया है। लेकिन हम अपने कांपते हुए शरीर के साथ आगे की तरफ बढ़ते रहे। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम कुछ देर के बाद ही उस रास्ते को काटकर एक कबीले के पास पहुंच गए। वहां पर नीची जाति के लोग रहते थे। उन्हीं लोगों की शरण में हम अपनी जान बचा पाए। उसके बाद जब हमने उन कबीले के लोगों को सारी बात बताई तो हमें पता चला कि दरअसल वहां पर किसी शैतान के बच्चे रात के 1 से 2 बजे के बीच में खेलते हैं, और सुना है कि जब तक वो बच्चे वहां भटकते रहते हैं तब तक कोई भी इंसान उन्हें दखल नहीं दे सकता। कोई ऐसा करता है तो वो उसके साथ बहुत ही बुरा करते हैं। दोस्तों, उस दिन हमारी जान तो बच गई, और उसके महज कुछ घंटों के बाद ही सुबह भी हो गई, और सुबह होते ही मैं काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल महसूस करने लगा। उसके साथ ही मेरी जान में जान आ गई थी, और सुबह होने के बाद हमने क्रेन बुलाई और अपने ईंटों से भरे हुए ट्रक को लेकर वहाँ से देहरादून के लिए निकल गए। लेकिन दोस्तों, आज तक मैं ये सोचता हूँ कि उस दिन ट्रक पलटी होने के बाद भी कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ, और ना ही हमें कोई खरोच तक आई। सच में ये बात एक हैरान कर देने वाली बात थी। पर दोस्तों, आज तक मैं कभी भी उस हाईवे से नहीं गुजरा, क्योंकि जब भी मैं किसी और हाईवे से गुजरता हूँ तो गुजरते वक्त मुझे उसी हाईवे की बार बार याद आ जाती है, जिसे सोचते मेरे दिल की धड़कनों में बुरी तरह से कंपन होने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।